अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, एक ही दिन में दो अहम तरीन शख्सियात ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों से हुकूमत ही नहीं, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून को भी बड़ा धचका लगा है, क्योंकि इन इस्तीफों की वजह अंदरूनी इख्तलाफात हैं। सबसे पहला इस्तीफा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सिंध में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ताह इस्माइल ने अपनी पार्टी क़यादत से मायूस होने के बाद दिया है। साबिक वजीर खजाना की पार्टी क़यादत से नाराज़गी की वजह 2 हफ्ते कबल मुस्लिम लीग हाउस में कुछ लीगी कारकुनों का एहतजाज है। इस एहतजाज में कारकुनान ने हंगामा आराई की और कंटोनमेंट इंतखाबात में टिकट तकसीम को गैर मुनसिफाना करार दिया। इस मौके पर नून लीगी कारकुनों ने मिफ्ताह इस्माइल और मुकामी क़यादत के खिलाफ नारेबाजी की और तोड़ फोड़ की और पार्टी तोड़ने की साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया। इस तमाम मामले पर मिफ्ताह इस्माइल ने अपने कायदीन से इंसाफ मांगा, जिस पर एक तहकीकाती कमेटी तो बनाई गई, लेकिन इससे आगे कुछ न हुआ। ना ही किसी को जिम्मेदार करार दिया गया और ना ही किसी के खिलाफ एक्शन हुआ, जिस पर मिफ्ताह इस्माइल दिलबर्दाश्ता हो गए। वो रहनुमा जिसने पार्टी की खातिर जेल काटी, जिसे पार्टी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने पर बड़ी बड़ी ऑफर्स दी गई, लेकिन वो डटे रहे और पार्टी क़यादत के साथ खड़े रहे। आज उसी पार्टी में उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने ओहदा छोड़ने का फैसला कर लिया और पीडीएम जलसे से पहले कराची में अहम तरीन लीगी रहनुमा के इस्तीफे से अपोजिशन इत्तेहाद को बड़ा धचका लगा है। दूसरा इस्तीफा मेरे कप्तान की मुआशी टीम के एक रुकन की तरफ से दिया गया है। डॉक्टर वकार मसूद, जो अक्टूबर 2020 से वजीर आजम के मामले खुसूसी के तौर पर काम कर रहे थे, अब उन्होंने फैसला किया है कि वो इस ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकते और इतलात के मुताबिक इसकी बड़ी वजह वजीर खजाना के साथ उनके इख्तलाफात हैं। IMF के साथ चलना है, नहीं चलना या किन शराइत को मान कर चलना है, इस पर भी दोनों की राय में इख्तलाफ मौजूद था। और क्योंकि वकार मसूद वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए खजाना ही नहीं बल्कि रेवेन्यू को भी देखते थे, तो नादरा की FBR तक रसाई के हवाले से भी इख्तलाफ उनके ओहदा छोड़ने की बड़ी वजह है। आज के दिन एक और बड़ी तब्दीली चेयरमैन FBR के ओहदे पर आई, जहां पिछले 3 साल में इस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहला नहीं, दूसरा नहीं बल्कि 7वां चेयरमैन तैनात किया है। FBR में आसिम अहमद को हटाकर डॉक्टर मोहम्मद इशफाक को नया चेयरमैन बना दिया गया है। अब तक रेवेन्यू जैसे अहम तरीन शोबे में औसतन एक सरबराह 6 माह भी पूरे नहीं कर पाया। आसिम अहमद को भी अभी 4 माह भी नहीं गुजरे थे कि उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इतलात के मुताबिक वजीर खजाना आसिम अहमद की परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। FBR में डेटा हैकिंग के मामले पर भी वजीर खजाना शौकत तरीन को लाइल रखा गया, जिसके बायस वो नाराज थे। मेरे कप्तान कहते हैं कि मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है, मईशत संभल रही है, तो फिर अब तक 4 वजीर खजाना और FBR के 7 चेयरमैन क्यों तब्दील किए जा चुके हैं। इसी पे मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहबा भी मौजूद होंगी, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर भी होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी मेहताब हैदर साहब, जो कि मुआशी तज्जियाकार भी हैं। मेहताब साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। मेहताब साहब, ये 7वां चेयरमैन FBR लगा दिया गया है, आखिर इसकी वजह क्या है? इस बार ये तब्दीली क्यों हुई? देखिए, बुनियादी तौर पे मुतअद्दिद फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये तब्दीली जो है वो आई है। बुनियादी तौर पे 2 से 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर और जो SAPM है डॉक्टर वकार मसूद, ये कराची के दौरे पे थे और कराची के अंदर ही इनकी आपस में मीटिंग हुई, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्हें बताया कि मैं चेयरमैन FBR को, चूंकि उन्होंने जो हैकिंग से मुतालिक मालूमात थी वो टाइमली उनके साथ शेयर नहीं की थी या पूरी शेयर नहीं की थी, तो जिसकी वजह से वो नाराज थे। तो उन्होंने कहा जी मैं उनको चेंज करके डॉक्टर इशफाक को जो है वो लगाना चाहता हूँ। लेकिन आज सुबह तक जो है वो इसके बारे में पता नहीं था और कैबिनेट में भी थ्रू सर्कुलेशन जो है वो समरी मूव की गई, जिसके नतीजे में डॉक्टर इशफाक साहब को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया। तो ये सारी जो सिचुएशन थी ये इसने ट्रिगर किया और इसके बाद डॉक्टर वकार मसूद साहब ने फैसला किया कि वो इस इकोनॉमिक टीम के साथ जो है वो नहीं चल सकते और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो पेश कर दी है। लेकिन वो अभी तक टाइट लिप्ड है, वो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी तक उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर हो के उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो शायद उसके बाद वो जर्नलिस्ट से या साथियों से जो है वो बात करें, लेकिन अभी तक मुतअद्दिद बार रब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोई भी बात करने के लिए अभी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये इस वजह से जो है वो हुकूमत ने जो है वो फैसला कर लिया और 7वां चेयरमैन जो है वो इन 3 सालों के अंदर जो है वो लेकर आए हैं। हालांकि पहले ये था कि हम रिफॉर्म्स करेंगे और 1 साल के दौरान वादा ये था कि 4000 से 8000 अरब रुपए पे लेके जाएंगे
اور بیسیکلی ریفارمز کریں گے اور ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے، لیکن اس طرح کی کوئی چیز بھی بدقسمتی سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن مہتاب صاحب، یہ جو بھی آپ نے تفصیلات بتائی ہیں، پہلے ایک تو یہ بتائیے گا، یہ یعنی وقار مسعود صاحب اور چیئرمین ایف بی آر کے استعفوں کا آپس میں لنک بھی ہے؟ جی بالکل لنک ہے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس ٹائم ایف بی آر کے ممبر آپریشن تھے آئی آر ایس کے، ڈاکٹر اشفاق، وہ بیسیکلی جب ان کو چیئرمین بنایا گیا تو بنیادی طور پہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب بالکل کمفرٹیبل نہیں تھے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ یہ بھی ایک وجہ بنی ان کے استعفیٰ دینے کی، تو ان دونوں استعفوں کا آپس میں بالکل تعلق جو ہے وہ موجود ہے۔ جی اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ جو 7واں چیئرمین ایف بی آر آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کے خیال میں کوئی جو بھی آ کے اس سیٹ کے اوپر بیٹھے گا وہ کتنا انکمفرٹیبل ہوگا اور کتنا انسیکیور ہوگا کہ میں پتہ نہیں کتنی دیر یہاں پہ رہتا ہوں؟ تو اس طرح ادارہ چل سکتا ہے جب آپ اتنے کپتان ایک ادارے کے تبدیل کرتے رہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ اگر جو ادارے کا سربراہ ہے اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ کتنا عرصہ اس سے پرفارم کرنا ہے تو کیسے اپنی کارکردگی کے اوپر جو ہے وہ توجہ دے سکے گا؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے اندر جو ہے وہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ایف بی آر کی پرفارمنس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہیکنگ کا ایشو ہوا ہے، اس کے علاوہ پہلے مہینے کے دوران جو ایف بی آر کی پرفارمنس تھی وہ بڑی بہتر رہی اور انہوں نے اپنے ٹارگٹ کو ایکسیڈ کیا۔ لیکن ڈیول لائز ان ڈیٹیلز، اگر آپ اس کی بنیادی وجہ دیکھیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، تو 55% جو آپ کا ریونیو ہے وہ امپورٹ سٹیج پہ ہے۔ تو ایک امپورٹس کے بڑھنے کی وجہ سے ایف بی آر کا جو پرفارمنس ہے وہ بہتر نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کی امپورٹس زیادہ بڑھیں گی تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دوبارہ بڑھ سکتا ہے اگر آپ کی ایکسپورٹس نہ بڑھی۔ اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے، یہ ڈاکٹر جو وقار ہیں، یہ آپ کو پتا ہے سیکرٹری فائنانس ہیں اور ان کی خاصی سکلز ہیں، 3 سے 4 پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے انہوں نے نیگوشیٹ کیے ہیں۔ اب سب سے بڑا چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے یہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو کیسے سکسیسفلی جو ہے وہ مینج کرے گی۔ اگر آپ نے سکسیسفلی مینج نہ کیا تو یہ پروگرام سسپینشن کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا۔ ناظرین، مہتاب ہمارے ساتھ موجود تھے اور 7واں چیئرمین ایف بی آر وہ آج لگایا گیا حکومت کی جانب سے۔ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ موجود ہوں گے جن سے ڈیٹیل سے ذرا بات کرتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور کیا اس طرح بار بار تبدیلی کرنے سے کیا استحکام آ سکتا ہے، کیا ایک ادارہ جو ہے جو ٹیکس کلیکشن جس نے کرنی ہے پورے ملک میں، کیا وہ یہ سب کچھ کر پائے گا؟ ایک بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ہم بات کر رہے تھے چیئرمین ایف بی آر کے حوالے سے۔ 7واں چیئرمین ایف بی آر جو ہے آج حکومت کی جانب سے لگایا گیا۔ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے ملکہ بخاری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اپنے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ۔ ملکہ صاحبہ، 7th چیئرمین آف ایف بی آر ڈاکٹر وقار مسعود ریزائنز، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ آپ کی اکنامک ٹیم کو کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح اکٹھا ہوگا؟ ٹیکس کلیکشن کس طرح ہوگی جی بہت شکریہ منصور۔ دیکھیے منصور، پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل 7ویں ایف بی آر چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال کے دور حکومت میں، لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں، یا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کے لیے ایف بی آر کو قائم کیا گیا تھا کہ ایف بی آر اپنا ٹیکس کا ہدف پورا کر رہا ہے؟ اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو آپ یہ جانیں گے، سمجھ پائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 3 سال کے دور حکومت میں 3,12,000 نیو فائلرز کو ٹیکس کے سسٹم کے اندر ایڈ کیا ہے۔ اگر آپ فگرز کو دیکھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہی موازنہ کر لیں، انہوں نے اپنے آخری سال کے دور حکومت میں 2017-18 کے اندر جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تو 60 ارب کی جو امپورٹ تھی اس کا ریونیو جمع کیا۔ انہوں نے ایک ایمنسٹی اسکیم بھی دی اور کوئی ریفنڈز نہیں دیے۔ اس کے باوجود جب وہ حکومت چھوڑ کے گئے تو 3,840 ارب کا جو ٹیکس کا حجم ہے انہوں نے اکٹھا کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیجئے، پچھلے سال جب یہ پورا ٹیکس ایئر گزرا ہے اس کے اندر ہم نے 216 ارب کے ٹیکس ریفنڈ دیے، امپورٹس کو 20% سے کم کیا۔ اس کے باوجود ہمارا ٹیکس حجم 4,800 ارب کے اوپر چلا گیا۔ تاریخی ٹیکس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایف بی آر نے جمع کیا۔ تو اس سے ہم پاکستان کی عوام کو اور باقی جو ہمارے دیگر دوست ہیں میڈیا کے، ان کو باور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ہدف جو ٹیکس اکٹھا کرنے کا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں، ہم ریفارم کے ایجنڈے کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں۔
तब्दीलियां आएंगी, नहीं, नए चेहरे मैं भी मलिका आएंगे, साहिबा, जो that's पाकिस्तान what तहरीक I'm इंसाफ के surprised मंशूर about. के मुताबिक नहीं चल पाएगा। मैं मलिका साहिबा, जी। मैं इसी बात पे हैरान हूं। मैं इमरान खान साहब की नाज़रीन, ये जरा मैं आपको चंद जरा ट्वीट्स भी शेयर करना चाहूंगा, जरा दिखाइएगा जी। ये 1 मई को ये जो प्रेजेंट इस वक्त जो चेयरमैन जिनको आज हटाया गया है, इनको अप्रैल 2021 में लगाया गया था। अप्रैल 2021 में इनको लगाया जाता है जी, 9 अप्रैल को। और 1 मई को इमरान खान साहब ये ट्वीट करते हैं, आई कमेंड एफबीआर एफर्ट्स ऑन अचीविंग ग्रोथ ऑफ 57% इन अप्रैल 2021। पहला महीना था अप्रैल 2021 इस चेयरमैन का। तो उनकी जी कलेक्शंस रिकॉर्डेड एट 384 बिलियन कंपेयर टू 240 बिलियन इन अप्रैल 2020। खुद तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद जी अगली ट्वीट करते हैं 29 मई को, वो कहते हैं जी, आई कमेंड एफर्ट्स ऑफ एफबीआर इन क्रॉसिंग हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ रुपीज 4000 बिलियन इन एनी ईयर फॉर फर्स्ट टाइम एवर। ये फिर एफबीआर की तारीफ करते हैं। उसके बाद जी नंबर 3 2 जुलाई को, उसके बाद वो दोबारा तारीफ करते हैं। वो कहते हैं जी, आई कमेंड एफर्ट्स ऑफ एफबीआर इन अचीविंग हिस्टोरिक लेवल ऑफ टैक्स रेवेन्यूज ऑफ रुपीज 4732 बिलियन इन 2020-2021 एक्सीडिंग टारगेट ऑफ रुपीज 4691 बिलियन। उसके बाद दोबारा ट्वीट करते हैं 31 जुलाई को, आई कमेंड एफर्ट्स ऑफ एफबीआर इन अचीविंग रिकॉर्ड रेवेन्यू कलेक्शन इन जुलाई, एज ऑफ नाउ कलेक्शन इज रुपीज 410 बिलियन। माय पॉइंट इज मलिका साहिबा, इतनी तारीफें हो रही हैं एफबीआर की और चेयरमैन ही तब्दील कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है? देखिए मंसूर, पहली बात तो ये कि आपकी तनकीद क्या है। आप पाकिस्तान की आवाम के सामने हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि चेहरे तब्दील करने से अगर इदारा कमजोर हो और इदारा अपना टैक्स का हुजूम पूरा ना कर सके तो फिर तो ठीक बात है, आपकी तनकीद बजा है। नहीं, मेरी तनकीद ये है जी, मेरी तनकीद ये है कि आप अगर कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एफबीआर ने इतने टैक्स कलेक्शन किए, प्राइम मिनिस्टर ट्वीट्स कर रहे हैं, सारा कुछ अच्छा जा रहा है, व्हाई वुड यू वांट टू चेंज इट? मैं उसी के ऊपर आ रही हूँ कि देखें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इस्तेहकाक है ना कि अगर हम अपने टैक्स के हदफ को बेहतर करने के लिए, इदारे में इस्लाहात लाने के लिए नया चेहरा लेके आते हैं, लेकिन उससे इदारा कमजोर नहीं होता। इदारा अपने मौक़िफ़ के ऊपर, अपने काम के ऊपर, अपने हदफ के ऊपर गामजन रहता है तो फिर तनकीद नहीं बनती। तनकीद तब बनती है जब इदारा कमजोर हो। हमने इदारे की तारीफ की, उसके चेयरमैन की तारीफ की, हमें बाद में ये लगा कि आगे बढ़ते वक्त हमें ये चेयरमैन की जरूरत नहीं, तो ये हमारा इस्तेहकाक है कि उनको हटाकर किसी और नए चेहरे को लगाएं जो हमारी तरजीहात के मुताबिक काम करेगा। तो तनकीद आप कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब यही है कि एफबीआर ने जो टैक्स का हुजूम इकट्ठा किया है, किसी दौरे हुकूमत में इतना हुजूम इकट्ठा नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इदारा मजबूत है, तो चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान की आवाम को हम रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी साहब, असल जो जवाब है मलिका साहिबा जो कहना चाह रही है वो ये है कि जी हम कर रहे हैं ना, हमने 7वां चेयरमैन बेशक लगा दिया, हमारा फॉर्मूला जो भी है इदारा परफॉर्म कर रहा है, वो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, अपने टारगेट अचीव कर रहा है, चाहे 7वां लगाए चाहे 14वां लगाए, आपको इससे क्या? चौधरी साहब, बात ये जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है ये जायज है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी चौधरी साहब। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि ये देखना पड़ेगा पहले इनके जो 3 साल हैं उस पे, कि 3 साल के अंदर इन्होंने क्या किया है। क्या इन्होंने अपने जो प्रॉमिसेस, वादे थे, उसका 60% मुकम्मल कर लिया है? ये यहाँ से इनकी कारकर्दगी जाती है। मसलन यहाँ से ले लें, इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं पहले साल 8000 अरब रेवेन्यू करूंगा। जब हुकूमत ईमानदारों की आती है तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देते हैं। हालत क्या है ये कह रही फरमा रही अभी, वैसे तो 7 मेरा ख्याल है वो किसी ने इनको बताया होगा कि 7 का हिस्सा जो है वो बड़ा मुकद्दस होता है और वो लकी होता है, तो फिर इसलिए शायद 7वां तब्दील कर लिया है। ये यहाँ पे नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब देखिए, आईजी पंजाब देखिए, आप सेक्रेटरी खजाना देखिए, कोई एक जगह पे इतनी चेंजेस हैं। लेकिन आप जरा गौर करें, ये तो वहां पे भी नहीं पहुंचे जहां पे नून लीग ने अपना टारगेट सेट किया था आखिरी बजट का। अब पीपल्स पार्टी को तकरीबन 1000 अरब की मिली थी जो रेवेन्यू था, पीपल्स पार्टी तकरीबन 1938 पे छोड़ के गई, तो 900-950 का मिला था, ठीक, डबल कर दिया। नून लीग को 19-19.5 का मिला, उन्होंने 38 पे छोड़ा। अब ये कहां पे 3 साल में खड़े हैं? 1000 अरब, तो ये तो कहीं नजदीक भी नहीं है उस टारगेट के जो एक्चुअल होना चाहिए था, जो बुरी हुकूमतों ने किया। अच्छा। इनके नजदीक तो वो बहुत बुरी थी, करप्ट थी, लोग टैक्स नहीं देते थे, क्यों टैक्स दें, वहां पे चोर बैठे थे। अब तो ये ईमानदार आ गए,
इसका मतलब अगर लोग टैक्स नहीं दे रहे इनको, उतना भी नहीं दे रहे, तो ये फिर बड़े चोर हुए ना, डॉक्टर साहब, छोटे चोर तो नहीं है। डॉक्टर साहब ये चौधरी मंजूर साहब ने सर ये जो नुक्ता उठाया ना, मैं मलिका साहिबा के पास जाने से पहले मैं पहले एक नुक्ता रख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है उसके जवाब में ये बात भी आएगी कि वो जो 8,000 अरब का वो जो टारगेट था उसके अंदर कोविड शामिल नहीं था। तो बीच में कोविड भी तो आया है, 2 साल अब तकरीबन जो है वो पाकिस्तान ने 1.5 साल तकरीबन कोविड को भी तो गुजारे हैं, तो उसकी वजह से भी टारगेट्स जो हैं बहुत से आपको पीछे करने पड़े, वो टारगेट्स तो अचीव नहीं हो सकते। एक फिक्रा मुझे कहने दीजिए डॉक्टर साहब की इजाजत से, एक फिक्रा मुझे कहने। देखिए हमारी बारी भी आया था, जो आलमी मुआशी बहरान आया था, वो इससे बड़ा था कहीं, जहाँ पे दुनिया भर की मुश्तें डूब गई थी, लेकिन हमने तो उसके बावजूद सारी चीजें ठीक की, एक्सपोर्ट ठीक की, यहाँ पे ये रेवेन्यू बढ़ाए, सारा किया। ठीक, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं सर, ये एतराज जायज है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मंसूर भाई, मैं समझता हूँ कि वो इंसान होता है, वो गलती किसी भी वक्त कर सकता है, लेकिन एक गलती करना वो इतना बड़ा जुर्म नहीं होता, लेकिन अपनी गलती पे डिटाई से डट जाना मैं समझता हूँ वो एक बड़ा जुल्म होता है। और ख़ास तौर पे अगर वो शख्स जो है वो किसी हुकूमती मनसब पे हो, उसके ऊपर कोई ज़िम्मेदारियाँ हों, कौमी ज़िम्मेदारियाँ हों, और वो एक दफ़ा नहीं बार बार गलती करे और डिटाई से उस पर डट जाए, ये मौजूदा दौरे हुकूमत में आपको बार बार देखने को मिल रहा है। मलिका साहिबा भी फरमा रही थी कि जी आपने ये भी देखना है, आपने ये भी देखना है, आपने ये भी देखना है। उन्होंने ज़ाहिर अपनी हुकूमत की तर्जुमानी ऐसा तरीके से की, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको याद होगा जो गुफ्तगू इससे पहले प्राइम मिनिस्टर फरमाते रहे हैं, हमने ये भी तो देखना है कि आपके जो दावे थे मईशत के, क्या वो पूरे हो गए? जो 200 अरब डॉलर आपने लाने थे और 100 अरब डॉलर आपने IMF के मुंह पे मारना था, और आप तो लाहौर बैठे हैं, यहाँ इस्लामाबाद में IMF के लोग फिरते रहे हैं इनकी हुकूमत आने के बाद, यार वो 100 अरब डॉलर लाओ हमारे मुंह पे मारो ताकि हम उनको उठाएं और हम ले जाएं, और बाकी पता नहीं और कहाँ पे मारने थे। तो ये सारी बातें तो आप लोगों ने की हैं। आज 7वां FBR का चेयरमैन आप बदल रहे हैं। लाहौर में अगर आप हैं तो आप मेरी बात की तायीद करेंगे कि लाहौर में मेरा ख्याल है कि शायद कोई, इस्लामाबाद में अगर 20 हैं तो लाहौर में तो कोई 60-70 थाने होंगे। आप प्लीज़ रिसर्च करके देखें कि लाहौर के किसी थाने का SHO इतनी जल्दी तब्दील नहीं हुआ होगा जितना पंजाब का IG तब्दील हुआ है। एवरेज IG की मुद्दत पंजाब में पिछले 3 साल में 6 माह से ज़्यादा नहीं है। ये 3-4 साल का टेन्योर होता है IG का। कभी किसी को लाया जाता है तो इस बुनियाद पे कि जनाब वो फलां कब्जा लेके देगा, भेजा जाता है तो नहीं। डॉक्टर साहब आप 6 तो IG तब्दील कर सर, आप ये देखें कि फयाजुल हसन चौहान साहब तीसरी दफा आ गए हैं। मतलब ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल में पहली दफा हुआ है कि वो एक ही होते में तीसरी दफा आ गए हैं। मतलब और बंदा कोई नहीं मिल रहा। नहीं बल्कि चौथी दफा। पहले भी मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि आप ये जो चीफ सेक्रेटरी का जिक्र हुआ उसे बार बार बदल रहे हैं, IG को बदल रहे हैं, ये तर्जुमान बदल रहे हैं, अपने वज़ीर इत्तलात को बदल रहे हैं। भाई जहाँ असल बीमारी है वज़ीर आला भी एक दफ़ा बदल के देख लो, शायद आपके मामलात जो है वो कुछ बेहतर हो जाएं, पंजाब को बेहतर तरीके से चलना लगे। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब मैं बहुत सारी बातें मलिका साहिबा जो है ना, मैं एक बात जरा ऑनर ये एक्सेप्ट करना, मलिका साहिबा जो है ना शी इज़ अ लॉयर, और मैं इनकी जो वो लीगल एक्सपर्टीज है ना, मैं उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि मैंने इनको ना कोर्ट में आर्गुमेंट्स देते हुए भी देखा है, काम करते हुए भी देखा है। इन्होंने बड़ा खूबसूरती से ये जो अभी बात कही है ना कि जी हमारा इदारा काम कर रहा है, हम भावें 7 लगाएं 10 लगाएं, आपको इससे क्या? इट्स एक्चुअली अ वैलिड आर्गुमेंट। इट्स अ वैलिड आर्गुमेंट। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, मैं डॉक्टर साहब क्यों कह रहा हूँ, एक जुमला कहूंगा मैं, एक से मेरी बात सुन लें। मैंने ना एक दफा एक शरीफ फैमिली के एक शख्स से मेरी बात हुई, तो मैंने उनको यही बात कही थी। मैंने कहा जी आप लोग हर जगह जो है वो शरीफ फैमिली लगा देते हैं, ऊपर बड़ा भाई नीचे छोटा भाई। अगर ऑपोजिशन लीडर ऊपर नेशनल असेंबली में लगाते हैं तो नीचे हमजा शहबाज साहब जो है वो ऑपोजिशन लीडर बन जाते हैं। उन्होंने मुझे यही आर्गुमेंट दिया था जो मलिका साहिबा ने दिया। उन्होंने कहा जी हम लगाते हैं लेकिन इसके बावजूद लोगों में वोट देते हैं ना, तो आपको इससे क्या? तो ये वही आर्गुमेंट है जो मलिका साहिबा ने दिया है कि जी हम अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, आपको इससे क्या? नहीं टारगेट तो जो अचीव अगर हो जाए ना तो हमें वाकई इससे कुछ ना हो, पर टारगेट तो अचीव नहीं हो रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि IMF की वो बेचारी आंटी थी या वो बंदे थे, वो यहाँ इस्लामाबाद में फिरते रहे, भाई 100 अरब डालो मारो हमारे मुंह पे, किधर हो? वो कौन सा टारगेट अचीव हुआ है? कोई एक भी अगर अचीव हुआ हो तो हमसे ज़्यादा मीन्स अवाम, पाकिस्तान की अवाम से ज़्यादा खुश कौन हो? ठीक है। और आप क्या समझते हैं कि हम ये जो इदारों के फेलियर हैं
یہ ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے, لوگ بیچارے آج بدوائیں دے رہے ہیں جولیاں اٹھا اٹھا کے حکمرانوں کو, کیا ہم یہ باتیں خوشی سے کرتے ہیں آپ کی ٹی وی کے اوپر آ کے؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ پاکستان فیلئر کی طرف جا رہا ہے اور ہم عالمی جگ ہنسائی کا سبب بن رہے ہیں موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کے لیے؟ کیا یہ باتیں ہمیں کوئی بڑی خوشنما یا لگتی ہیں یا اچھی دل کو بھلی لگتی ہیں؟ جو انہوں نے آخری بات کروں گا, جو انہوں نے آرگومنٹ دیا ملکہ صاحبہ نے کہ یہ ہمارا استحقاق ہے, گزارش یہ ہے کہ استحقاق بالکل حکومت کا ہوتا ہے, لیکن اس حکومت نے اس استحقاق کو جس بے دریغ طریقے سے بے رحمانہ اور احمقانہ تو میں نہیں کہوں گا ملکہ صاحبہ کے احترام میں, لیکن بے دردانہ طریقے سے استعمال کیا ہے, اس استحقاق کو کسی حکومت نے اس طرح استعمال نہیں کیا. ملکہ صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. جی ملکہ صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. I have to take a break. میں ایک بریک لے لوں. ملکہ صاحبہ جواب دینا چاہ رہی ہیں. ایک استعفیٰ مسلم لیگ نون میں بھی آج کیا گیا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب سیکرٹری جنرل سندھ کے عہدے سے آج مستعفی ہو گئے ہیں اور وجہ ہے پارٹی نے انصاف نہیں کیا. مجھے جو قریبی ذرائع سے ان کے پتہ لگا ہے. مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ہم بات کر رہے تھے 7ویں چیئرمین ایف بی آر کے حوالے سے. اپوزیشن نے اس کے اوپر جو اعتراضات اٹھائے, میرے خیال میں ملکہ صاحبہ کا جواب لے لیتے ہیں. ملکہ صاحبہ اف یو وانٹ ٹو رسپونڈ, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. جی بالکل. دیکھیں منصور, تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ ہے کہ بصد احترام آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو آپ کا موازنہ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز والے اگزامپل سے, وہ یہاں پر بنتا نہیں ہے. اس کی بات منصور یہ ایک سیریس ایشو ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز نے اقربا پروری کی, ایک شاہی سلسلے کو آگے بڑھانے کی, خاندانی سیاست کو ہمیشہ فروغ دیا ہے, لیکن عمران خان کی سیاست مختلف ہے. اگر آپ عمران خان کے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ کو ملیکہ بخاری, مراد سعید, سرتاج گل وزیر, فاروق حبیب نظر آئیں گے, جن کا کسی شاہی خاندان سے, کسی سیاسی گھرانے سے تعلق نہیں ہے. نئے چہرے ہیں, میرٹ پہ اوپر آتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں, تو سیاست کے اندر بہت فرق ہے. تو دونوں پارٹیز کا موازنہ نہیں ہو سکتا. ہم نئے چہروں کو آگے لانے میں یقین رکھتے ہیں, تو وہ شاید جو اگزامپل آپ نے دیا وہ بنتا نہیں ہے. جہاں تک ہمارے ٹیکس ہدف کو اچیو کرنے کی بات ہوئی ہے, دیکھیں اگر آپ پاکستان کے اخباروں کی سرخیوں کا مطالعہ کر لیں تو اس میں واضح کر دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے سال سے 700 ارب زیادہ ٹیکس ہدف 2020-21 میں جمع کیا, جو کہ 18% زیادہ تھا. تو جو کمی تھوڑی سی شارٹیج آئی اپنے اوریجنل ٹارگٹ کے اندر, اس کی آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ ہمیں ایک وبا کا مقابلہ تھا. دنیا بھر کی معیشت سکڑ رہی تھی, دنیا بھر کے ٹیکس ہدف گر رہے تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کی معیشت 4% پہ جا رہی تھی اور ٹیکس ٹارگٹ بھی اچیو ہو رہا تھا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وبا کے ہوتے ہوئے, چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے, ہم نے مشکل ترین حالات میں عوام سے ٹیکس لیا. اور میں ایک اور بات منصور آپ کو بتا دوں, یہ ٹیکنیکل ایشو ہے. پہلے جو ٹیکس اکٹھے ہوتے تھے اس کے اندر جو ریفنڈ ہے, ٹیکس ریفنڈ ہے, اس کو بلاک کیا جاتا تھا. پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے 200 ارب کا ٹیکس ریفنڈ بھی دیا اور ساتھ ساتھ اپنے ہدف کو بھی اچیو کیا. تو جو لوگ ٹیکس کے ہدف کو, ہجوم کو جمع کرنے سے واقف ہیں, وہ سمجھیں گے کہ ایک کلین ٹیکس کلیکشن تھی, اس کے اندر ریفنڈ کی بلاکنگ کا کوئی سسٹم نہیں تھا. پھر ساتھ ساتھ آپ نے بات کی ہمارے کالیگ ہیں پیپلز پارٹی سے, انہوں نے کہا کہ جو چہرے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایک غیر ذمہ دارانہ بات بھی کی جس کا میں جواب نہیں دینا چاہوں گی, لیکن ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جب وزیر اعلیٰ فائنانس منسٹر ہوتے ہیں اور ان کے اوپر کرپشن کا بڑا کیس ہوتا ہے, تو آپ کی پارٹی کے اندر اس فائنانس منسٹر کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف ذرا منفرد ہیں, ہم ڈیفرنٹ قسم کی سیاست کرتے ہیں, ہم میرٹ کے اوپر لوگوں کو دیکھتے ہیں, شفافیت کو دیکھتے ہیں, اور ایسے چہرے سامنے لانا چاہتے ہیں جو ہمارے منشور کو آگے بڑھائیں. ان کا کسی بڑے خاندان سے تعلق ہو نہ ہو, اگر وہ ہمارے منشور کو آگے بڑھاتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہم ضرور ان کو اپنی حکومت کے اندر شامل کریں گے. تو obviously تینوں پارٹیز کے اندر بہت تفریق ہے چہروں کی, سیاست کی اور لوگوں کی. تو بصد احترام پیپلز پارٹی کے ہمارے سینئر رہنما کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بھی بات کی, شاید وہ موازنہ بھی اس وقت پاکستان کی نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر ٹھیک نہیں تھا. غیر ذمہ دارانہ آپ نے کیا بات کہی, وہ کیونکہ میں چوائس آنے لگا, ہی نیڈس ٹو نو آپ کس چیز پہ اعتراض اٹھا رہی ہیں. دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کے اندر نمبرز کو لے کے آنا
रूहानियत को लेके आना, इंसिन्यूएट करना, ओके, अच्छा। इशारे देना, ये ठीक बात नहीं होती अच्छा। टेलीविजन के ऊपर। हम सब सबकी नहीं, माएँ मैं बहनें मुझे बेटियां आपको- काबिले नहीं, चॉइस ऑफ एहतराम चॉइस ऑफ आप- वांट्स टू रिस्पॉन्ड जी, चॉइस ऑफ अगर वांट्स टू किसी रिस्पॉन्ड। थोड़ा सा नहीं, नहीं, चौधरी मुझे साहब आपका एहतराम करते क्लियर हैं, कर लेते हैं जी नहीं, उसे, मुझे आप- क्लियर कर लेकिन चॉइस ऑफ वज़ीर आला नहीं, मुझे वज़ीर आप- आला सिंध भी पहले ये बात मलिका, कर चुके नहीं, हैं। अच्छा। नहीं, थोड़ा सा मुझे अगर थोड़ा सा अगर आप ये ना नहीं, मुझे आप गलत समझिए। मुझे आप गलत समझिए। चॉइस साहब का जवाब ले लें जी, चॉइस साहब का जवाब ले लें। आपकी तरफ लोग देखते हैं। नहीं, चॉइस एक मिनट चॉइस जरा सुन लेना। मैंने कभी कोई गैर संजीदा कभी बात नहीं की। मैं ये कह रहा हूँ कि 7 को लकी नंबर, मैंने उस एतबार से कहा कि 7 को लकी नंबर जाना जाता है। मतलब आजरा मजाक मैंने कहा कि 7 तब्दील कर लिया आप लोगों ने, 7 को अदरवाइज वो आई थिंक मलिका साहब आप जादू टूने का नहीं। जो समझ रही थी वो नहीं था, वो दिस इज व्हाट ही मेंट। मेरे ख्याल में क्लियर होगी बात, मेरे ख्याल में क्लियर होगी। नहीं, एक बात दूसरी उनका ये view है, देखिए मेरा वाकई असल इशू क्या है। ठीक, असल इशू ये है, देखें असल इशू ये है कि इन्होंने कितने कमीशन बनाए। कर्जे पे कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट किधर है? चीनी पे कमीशन बनाया, उसका क्या बना? वो पेट्रोलियम पे कमीशन बना, उसका क्या बना? कितने ही कमीशन है जो खूह खाते में चले गए, उन पे कोई नहीं है। करप्शन आप 120 पे था, वो 124 पे चला गया आपका इंडेक्स इंटरनेशनल। आप किसी थाने, किसी कचहरी, किसी जगह पे जाकर करप्शन का लेवल तो पूछो, ठीक है, ठीक है। कितनी बढ़ गई। आप क्या दूसरों को आप बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात देखें कि इशारिये क्या हैं, एक्चुअल क्या इशारिये होते हैं। एक्चुअल होते हैं भूख बढ़ गई है, गुर्बत पहले से बढ़ गई है, बीमारी पहले से बढ़ गई है, बेरोजगारी पहले से बढ़ गई है। आपने 1 करोड़ में से अगर 60 लाख घर दे दिए होते तो हम समझते कि नौकरियां दे दी होती। अगर आपने 50 लाख में से आप घर दे दिए होते तो हम समझते कि बिल्कुल ठीक है, आप ठीक जा रहे हैं। अब आपको देखना है कि आपने 3 साल के अंदर जो प्रॉमिसेस किए, क्या उसका 60% आगे तो आपका 40% रहता है। अब सारे प्रॉमिसेस इनके उठाकर देख लें और फिर देख लें क्या तरक्की हुई है। ठीक है, आप तरक्की अपने पिछले साल से मुवाजने तो ना करें। ठीक है क्या सर। हमारे पिछले साल में ये थी तो अगले पिछले साल अगले साल ये हो गया, ये कोई मैं जरा चॉइस साहब अब मैं जरा एक अगले टॉपिक पे जाना चाहता हूं जी, और वो नाज़रीन आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीडीएम का जलसा होने जा रहा है कराची के अंदर, उसके हवाले से भी उन्होंने वेलकम किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आप जानते होंगे पिछले 2 हफ्ते में कई दफ़ा, बल्कि 2 हफ्ते से भी ज़्यादा कई दफ़ा जो है ये बात कही जा चुकी है कि जी पंजाब के अंदर जो है वो तब्दीली ले रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून को वो बार बार ये बात कहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने अभी 2 दिन पहले गालिबन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दिन पहले माजरत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक चैलेंज दिया है, और उन्होंने कहा जी आप ये कर लें तो फिर पंजाब के ऊपर भी यही फॉर्मूला हम लोग अपना लेते हैं। जरा सुनिए एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं, फिर मैं मजीद आगे बात करता हूँ। सुनिए क्या फरमा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के लिए कम से कम 25 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 MP हैं, तो 6 MPs के साथ आप तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं कर सकते। अगर उनके पास कोई मुस्तनद काबिले अमल प्रपोजल है तो वो उसको बदें। तो हम पीपल्स पार्टी को दावत देते हैं कि आइए पहले सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद करके देखें कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये अब चौधरी साहब इसका क्या रिस्पॉन्ड है सर? चेयरमैन सेनेट के हवाले से पहले लेकर आए हैं, उसके बाद पंजाब की बात करते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुझे राना तनवीर साहब की बात ज्यादा साहिब नजर आती है कि वो समय उन्होंने कहा था, वैसे शायद खान अब्बासी के बारे में, लेकिन मैं तो इन दोनों को पॉलिटिकल टारगेट किलर समझता हूँ। इन्होंने पीडीएम तोड़ी दोनों ने। किन्होंने? अब इन्होंने ये शायद खान अब्बासी और एहसन इकबाल ने। अच्छा। देखिए मैं इनको एक गुजारिश करूं, यही एहसन इकबाल थे जिस दिन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था ना कि हम अदम एतमाद लेकर आए, तो इन्होंने अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि नंबर किधर है। अब जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए तो अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अच्छा, सर पीपल्स पार्टी ने तो अपनी प्लानिंग जो थी या हिकमत अमली, उसमें कहा जिमनी इलेक्शन लड़े, हमने लड़के दिखाया, जीत के दिखाया। सेनेट इलेक्शन ये बाइकआउट कर रहे थे, हमने कहा लड़े, लड़के जीत के दिखाया। अब इन्होंने कहा था कि इस्तीफे दें, ये इस्तीफे दें और हम देखते हैं कैसे, अगर हिकमत अमली को कामयाब हुई तो हम भी सोचेंगे। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखिए वो तो इलेक्शन हमारा जीता हुआ है, इन्होंने गलत तौर पर उसको नोटिफाई किया है। वो तो हमारा कोर्ट के अंदर है, हमारा जीता हुआ इलेक्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर ये करना ही नहीं चाहते, और वो तो खैर मरियम नवाज साहबा ने, मोहतरमा ने कह ही दिया था
कि हम चाहते हैं ये 5 साल पूरे हो। अगर कोई इस किस्म की बात है या गारंटी है तो फिर लोगों को बताएं, सीधा बताएं। अच्छा वरना तो कई तरीके चौधरी साहब इसमें जी एक फिक्रा जी देखिए, कोई टेस्ट करना है ना, अगर टेस्ट करना है तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो सकता है, स्पीकर के खिलाफ, वो तो खुफिया है ना, पता चल जाएगा। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं आप, इंटरेस्टेड हैं उसमें? हमारे पास जो 6 है ना, बाज़ औक़ात एक जो होता है ना अदम एतमाद में, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। अदम एतमाद होती है 2, 4, 6 से होती है। नहीं, मैं सर पहले रहे थे सेनेट पे आ जाओ ना आप वो सेनेट के हवाले से तहरीक अदम एतमाद जो है वो ऑफर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ ले आए। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ मंजूर है? अगर अदालत ने हमारे हक में फैसला ना दिया तो हम तैयार हैं सेनेट में भी, लेकिन जहां पे करना चाहिए, जहां पे हो सकता है, जहां पे इश्यूज हैं, और ये भी एक टाइमिंग होती है। अच्छा। जब इलेक्शन, ये इससे पहले टाइमिंग थी, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, ये बजट से पहले था ना। डॉक्टर साहब इसका जवाब देंगे जी, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। पाकिस्तान पार्टी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए भी उन्होंने हामी भर दी है। उन्होंने कहा चेयरमैन का मामला तो अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, डिप्टी चेयरमैन के लिए अगर आप बात करते हैं तो बोलिए, और पंजाब के अंदर भी वो पूरी तरह अभी भी इंटरेस्टेड है। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन सेनेट का मामला तो अभी भी अदालत के अंदर है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से अगर मुस्लिम लीग नून चाहे तो वहां पे तरीके अदम एतमाद ला सकते हैं। नहीं, डिप्टी चेयरमैन नहीं, मैंने कहा डिप्टी स्पीकर पे एक फिक्रा और मुझे कहना है जी कि चेयरमैन सेनेट तब्दील भी हो जाए तो हुकूमत तो तब्दील नहीं ना होती, तो एक्चुअल तो ये हुकूमत तब्दील नहीं करना चाहती। अच्छा, करना ही नहीं चाहते। डॉक्टर साहब, बड़े संगीन इल्जाम सर। देखिए जी, जो पीडीएम की बात हुई है, पीडीएम का चौधरी साहब ने कहा कि फ़लाँ ज़िम्मेदार है। बात ये बड़ी कंट्रोवर्शियल सी है। अगर मैंने इस पर मज़ीद ज़रा खुल के बात की, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट भी है, बड़ी एक मैं समझता हूँ कि बड़ी मौसर एक टीम बन गई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे अपोजिशन की, और अगर ये इस्तीफ़ों वाले मामले के ऊपर कोई इख्तलाफ राय था भी, तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इसको पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ही हल होना चाहिए था, बजाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी वो पीडीएम से अलग होते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये बातें अपोजिशन की मीडिया के ऊपर आज भी डिस्कस नहीं होनी चाहिए, और फोरम्स मौजूद हैं। अगर मुतहदा अपोजिशन रहेगी, सबसे पहली बात मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हुकूमत काम कर रही है, ये तो आपको पता है, असम्बली का माहौल आपके सामने है कि वहाँ पे क्या माहौल है। जो काम ये कर रहे हैं, जो हर काम के बाद ये कहते हैं हमारा ये इस्तेहकाक है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, जैसे आपके प्रोग्राम में भी बात हुई, लेकिन प्रेरोगेटिव इस बेदर्दी से इस्तेमाल करने के लिए नहीं होता। एक तो ये बात, हुकूमत का इस काम के लिए भी इकट्ठा होना ज़रूरी है। दूसरी, अगर तब्दीली की बात है तो ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वो सेनेट में हो, वो डिप्टी स्पीकर हो, वो पंजाब में हो, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है हमेशा कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कहाँ करना है और किस वक्त करना है, यानी एक तो टारगेट क्या है और दूसरा उसकी टाइमिंग्स क्या हैं। वो अनफॉर्चुनेटली उस पर भी मैं समझता हूँ कि कंसेंसस जो माजी में अगर हो जाता तो शायद कोई बेहतर नताइज निकल आते, और जितना मज़ीद मुल्क को ये पीछे ले गए हैं शायद। डॉक्टर साहब, लेकिन आप लोगों के ऊपर तो इल्जाम लग रहा है ना, चौधरी साहब ने अभी कोट किया मरियम नवाज साहिबा को कि जी वो तो कहती हैं कि इनको 5 साल पूरे करने थे, तो ये तो सीधा इल्जाम लग गया कि आप एक्चुअली हुकूमत की मदद कर रहे हैं। देखें, मैं कैटेगोरिकली ये बात कहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कभी कैटेगोरिकली ये बात नहीं की कि जनाब 5 साल हुकूमत को पूरा करने दें। ज़िम्नन अगर कोई सवाल होता है, उसमें कोई बात अगर की जाती है तो उसका मतलब ये नहीं होता जनाब कि ये कोई हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है कि 5 साल हुकूमत पूरा करे, वरना ये हमारी प्रॉपर एक पॉलिसी ना आ जाती। अच्छा। और दूसरी मैंने अर्ज़ की है जी, जिस नुकसान की मैं बात कर रहा हूँ मंसूर साहब, वो ये है कि अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम तराशियाँ, ये जनाब शाही सिस्टम है, ये जनाब पता नहीं रॉयल फलान है, और हम बड़े तब्दीली और नए चेहरे लेके, बिल्कुल आखिरी जुमला मैं कह रहा हूँ, नए चेहरे अगर इस मुल्क के लिए कोई खुशखबरी लेके आएंगे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन नए चेहरे, डॉक्टर साहब ये नया चेहरा आपके साथ वाली विंडो के अंदर बैठा है सर, ये जो मेरे साथ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से नया चेहरा है। जनाब, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं एक चेहरे की बात नहीं कर रहा, डॉक्टर साहब खुशी की नवीद है, चेहरों की बात इन्होंने मिसाल दी है इंशाल्लाह अगले 2 सालों में। अच्छा, वैसे खुशखबरी अगर ये 3 सालों में जो खुशखबरियां आप दे रहे हैं, अगर इसी को आप खुशखबरी कहते हैं तो फिर
وہ کہتے ہیں بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بلا, وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا. خیر آپ انگریزی پڑھتی رہی ہیں, آپ کو اردو محاورے کیا میں ذرا سمجھ ملکہ آئیں گے. صاحبہ سے ایک سوال لیکن یہ کروں. خوشخبری ہے کہ 3 سال میں آپ نے اردو پہ پورا عبور حاصل ہے, یقین مانیے اردو پہ پورا عبور حاصل ہے. آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تو بڑی اچھی بات ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا کہ محترمہ اگلے 5 سال میں MNA نہیں ہوں گی, نئے چہرے جو آنے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں, اگر میرے جانے سے کوئی بہتر چہرہ آتا ہے تو ہمیں کوئی ارے واہ, کوئی اس میں کباب کوئی غلط بات نہیں. چلیے دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم PDM کے ایشو پر واپس آ جاتے ہیں. ملکہ صاحبہ آپ اگر اچھا کام کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے. جی ملکہ صاحبہ جی. اور کچھ کام کریں نہ کریں, اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ اچھا کر رہی ہیں. میں جی بولیے ملکہ صاحب. تھینک یو طارق فضل زادی صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو PDM کا ایشو ہے, اس کے اوپر جنرلی تو ہم سنجیدہ رہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ٹاک شو میں کوئی تانا دیا جائے, کوئی ایسی بات کی جائے جس سے اپوزیشن کے محترم رہنما ناراض ہوں, لیکن ہم مسکرا اس لیے رہے ہیں کہ پاکستان کی پوری عوام مسکرا رہے ہیں. پاکستان کی پوری عوام اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں کہ ایک موومنٹ تھی, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے آگے بڑھے تھے. انہوں نے استعفے عوام کو دینے تھے, استعفے نیشنل اسمبلی کے اندر دینے تھے, استعفے منہ پہ مارنے تھے, استعفے ان کے بم تھے, لیکن اقتدار کے لیے آپس میں لڑ پڑے. ٹائم ختم ہو گیا ملکہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا خلاصہ میں یہی کہہ سکتا ہوں, ایک جگہ $100 ملین کسی نے منہ پہ مارنے تھے, وہ نہیں مارے گئے. ایک جگہ کسی نے کسی کے منہ پہ استعفے مارنے تھے, وہ بھی نہیں مارے گئے. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.